खबरें विस्तार से। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कांवड़ रूट पर बिना नाम के चलने वाले खाने पीने की दुकानें बंद की जाएंगी। रेस्टोरेंट, ढाबे और रेहड़ी वालों के लिए ये सख्त निर्देश जारी किया गया है कि उन्हें नेम प्लेट, मालिक का नाम, लाइसेंस, पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा और नेम प्लेट के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी होगा रेस्टोरेंट के मालिक का नाम लिखना। इसे लेकर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अभियान चलाएगा और जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और सरकार के इस फैसले का विरोध किया है समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने। विवादित तरीके से उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर और इस रूट पर पड़ने वाली दुकानों को लेकर धामी सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। धामी सरकार के फैसले की तुलना आतंकियों से की है। इनमें और पहलगाम के आतंकियों में क्या फर्क है, ये कहना है एसटी हसन का। ये भी एक तरह से आतंकवादी ही हैं। पहलगाम में भी धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। एसटी हसन कह रहे हैं दुकानों के नाम चेक करने का अधिकार किसने दिया है, ये सवाल भी वो कर रहे हैं। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। एसटी हसन का ये विवादित बयान, यहाँ एक तरफ कांवड़ यात्रा के दौरान हर बार देखा जाता है कि श्रद्धालुओं के साथ कई बार धोखा हो जाता है। उन्हें ये कहकर कि ये शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, वहां पर नॉनवेज भी आइटम होता है। इस तरह से धोखे का शिकार बन जाते हैं श्रद्धालु। कई बार मारपीट की नौबत आ जाती है। ऐसी परिस्थिति न बने, प्रशासन ने इस लिहाज से एहतियातन ये फैसला लिया है, लेकिन ये फैसला एसटी हसन को मंजूर नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर धोखे की क्या जरूरत है? अगर किसी मुसलमान की कोई दुकान है, रेस्टोरेंट या ढाबा है, तो क्यों ना वो अपना नाम लिखे? धोखा तो तब होता है जब गलत नाम के साथ, गलत पहचान के साथ दुकान चलाई जाती है। गलत नाम, गलत पहचान का इस्तेमाल ना हो, ऐसा फैसला लेना कहां से आतंकवादी कदम हो गया? एसटी हसन साहब यहां पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सवाल उन लोगों से नहीं पूछ रहे जो अपनी पहचान छिपाकर धोखा देने की नीयत से काम करते हैं। सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए, लेकिन फिलहाल जो प्रशासन की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, ये उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 उन लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करता है जिन्हें ये अधिकार नहीं है कानूनी रूप से कि वो कहीं पर जाकर किसी का पहचान पत्र चेक करें या विवाद खड़ा करें, चाहे वो कोई भी संगठन हो। उन्हें कोई अधिकार नहीं किसी के पहचान पत्र को चेक करने की। लेकिन अगर प्रशासन ने कोई फैसला लिया है, प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है, सरकार ने कोई फैसला लिया है, तो इसके पालन की जिम्मेदारी हर किसी की बनती है। तो उत्तराखंड में ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी में भी पहले ही ये क्लियर किया गया था कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को अपने बारे में पूरी जानकारी और सही जानकारी देनी होगी कि दुकान का मालिक कौन है, दुकान पर कितने लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी देनी होगी। कहीं पर भी ये नहीं है कि कोई मुसलमान दुकान नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ, वो पहचान छिपाकर काम ना करे, अपनी पहचान उजागर करके काम करे, ताकि किसी भी श्रद्धालु की भावनाएं आहत ना हो। ये उद्देश्य है। कांवड़ यात्रा पर मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना कौसर हयात खान का भी विवादित बयान आया। कांवड़ यात्रा में निकलने वाले हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं, ये बात वो कर रहे हैं। हिंदू संगठन को पहचान पत्र चेक करने का क्या अधिकार है? मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए दुकानों के नाम बताएंगे। नमाज पढ़ने पर आपत्ति, मगर कांवड़ यात्रा के लिए सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया जाता है, ये सवाल भी उन्होंने खड़े किए। मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये आरोप लगाया उन्होंने। मुस्लिम विरोधी अभियान चलाया जा रहा है इस देश में, तो बड़ी बातें कही है मुस्लिम लीग के उपाध्यक्ष ने। मुसलमानों के क्या नाम अपनी अपनी दुकानों के नाम बताएंगे।
कांवड़ यात्रा सैकड़ों सालों से चलती आ रही है, कभी इस तरह का मामला नहीं हुआ कि साहब क्या नाम कौन सी दुकान किसकी है और किस तरह की है। अपने अपने तौर पे लोग पर्सनल तौर पर करते रहे कि वो किसी हिंदू की दुकान पे जाएं, किसी मुसलमान की दुकान पे ना जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की कार्रवाई ये बिल्कुल घोर निंदनीय है। मैं इसकी सख्त तौर पर मजम्मत करता हूं। सरकार के पास पुलिस है, सरकार के पास पूरा प्रशासन है, उसके बावजूद एक समानांतर सरकार चल रही है। हिंदू संगठनों की एक समानांतर सरकार इस देश में चल रही है और उसको ये भाजपा सरकारें चला रही हैं। एक सरकार नहीं, दो सरकारें चल रही हैं और ये समानांतर हिंदू संगठनों की सरकार। क्या अधिकार है किसी हिंदू संगठन को इस तरह चेक करने का? जिस रोज ये हुकूमत नहीं होगी, इनमें से एक हिंदू संगठन की हिम्मत नहीं है कि जो इस तरह की हरकत कर ले। तो इतनी नाराजगी, लेकिन ये सवाल कहाँ कि अगर किसी रिजवान की दुकान है तो वो राम ढाबा कह के क्यों चलाए? ये सवाल तो बनता ही है। आगे चलते हैं। गोंडा से एक दिलचस्प मामला सामने आया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इसी दौरान जिला पंचायत सदस्य मोहम्मद मुस्तकीम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये पुराने क्षत्रिय हैं, ज्यादा नहीं 100 साल पहले के क्षत्रिय हैं। बैठो जैसे कैमरा शुरू भाई आपकी महिमा है। कैमरा हम पे नहीं शुरू होगा, थोड़े बैठते शुरू होगा। ये देखिए, ये देखिए भाई से चर्चा है, ये पुराना क्षत्रिय ये तो भाई उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। ज्यादा नहीं 100 वर्ष पहले क्षत्रिय था, ज्यादा थोड़ा बात। वाराणसी में एक युवक ने कोरियर कंपनी के मैनेजर को गोली मार दी, लहूलुहान कर दिया। उसे ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। पुलिस ने जब मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि कोरियर कंपनी के मैनेजर ने युवक को नौकरी नहीं दी थी और इसी से नाराज होकर उसने मैनेजर को गोली मारी। पुलिस आरोपी युवक की तलाश कर रही है। थाना चित्तईपुर इलाके में ये वारदात हुई। युवक कोरियर बॉय की नौकरी मांगने आया था, लेकिन मैनेजर ने ऑनलाइन अप्लाई करने की बात कही और उसे नौकरी नहीं दी, जिससे नाराज होकर उसने मैनेजर पर गोली दाग दी। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान में जुटी है। और एक अज्ञात व्यक्ति जो है यहाँ आया और उसने पूछा कि यहाँ पे नौकरी कैसे मिलेगी, और जिसपे जो मैनेजर हैं इनके द्वारा बताया गया कि आप कल आइएगा, हम आपको पूरी डिटेल शेयर कर देंगे। और इसके कुछ आधे घंटे बाद वह व्यक्ति दोबारा आया और किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई, जिसपे जो व्यक्ति है उसने मैनेजर के ऊपर फायर कर दिया। मैनेजर जो है उनके चेहरे पे गोली ने जख्मी किया और उसके बाद उनको यहाँ से ये मोबाइल वगैरह इनका छीन के यहाँ से भाग गया। कौशाम्बी के डबल मर्डर केस में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर के बाद आरोपी वीरेंद्र ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। आपको बता दें, 29 जून की सुबह मलाका गांव के बाहर खेत में एक पुरुष और महिला का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों की हत्या सिर पर डंडे से हमला कर की गई थी। जांच में 2 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और दूसरे की तलाश जारी है। वीरेंद्र का नाम प्रकाश में आया था। वीरेंद्र की उसको तस्दीक करने के लिए तथा उससे पूछताछ करने के लिए जब पुलिस टीम उसके पास गई तो उसने पुलिस टीम को देखते ही पुलिस के ऊपर फायर कर दिया तथा भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम के द्वारा उसको सरेंडर करने के लिए कहा गया। पुनः उसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। आत्मसुरक्षा तथा जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक गोली उसके पैर में लगी है और उसको तत्काल उसको कंट्रोल किया गया और उसको जो घायल था अभियुक्त उसको तत्काल आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल मंजनपुर लाया गया है। मौके पर फील्ड यूनिट मौजूद है, जिनके द्वारा आवश्यक प्रदर्शन संकलित किए जा रहे हैं। जो दूसरा अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनी हुई हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
उधर लखनऊ में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश अनुभव शुक्ला उर्फ राजा को गिरफ्तार किया। गोमती नगर पुलिस और ईस्ट क्राइम ब्रांच के साथ बदमाश की मुठभेड़ हुई। वो लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला है और उसके ऊपर 30 केस दर्ज हैं। आरोपों के मुताबिक उसने 28 जून को गोमती नगर, कृष्णा नगर और विकास नगर में लूटकांड में वो शामिल था। लूट में शामिल राजा के साथी ब्रजेश तिवारी को कल ही गोमती नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वारी चौराहे के पास एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को अपनी तरफ आते हुए दिखा। जब पुलिस टीम द्वारा इसको रोक के इससे पूछताछ करने का प्रयास किया तो ये व्यक्ति दूसरी तरफ पैदल भागने लगा और इसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। बचाव में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ इसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें इसके पैर पर गोली लगी। पुलिस टीम द्वारा जब इससे पूछताछ करी गई तो इसके द्वारा बताया गया कि इसका नाम अनुभव शुक्ला उर्फ राजा है, जो जनपद लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। मेरठ में पूर्व एमएलसी के घर पर सीबीआई की रेड डली। सरोजनी अग्रवाल के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। एमबीबीएस सीट आवंटन की जांच में सीबीआई की रेड। एनसीआर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई ने छापेमारी की है। एमएलसी के बेकम बाग में घर पर भी छापेमारी हुई है। सरोजनी अग्रवाल के करीबियों से पूछताछ हो रही है। निखिल अग्रवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल, ये गड़बड़ी कब से हो रही थी? छापेमारी के दौरान क्या क्या हासिल हुआ है और किन किन ठिकानों पर छापेमारी हुई? देखिए, कल देर रात अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया। तब उसके बाद पता चला कि एक दिन पहले एमसीआई की टीम ने भी दौरा किया था, वहां पे जांच पड़ताल की थी। माना जा रहा है कि वहीं मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन की शिकायत को लेकर ही एमसीआई टीम पहुंची थी और उसके बाद एक दिन बाद सीबीआई की टीम पहुंची है और वहां उनसे छापेमारी के दौरान पूछताछ की गई। कमरे में जो दस्तावेज रखे थे उन सबको खंगाला गया और सीबीआई कुछ दस्तावेज अपने साथ भी ले गई है। यही स्थिति एनसीआर मेडिकल कॉलेज की भी है, वहां भी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सरोजनी अग्रवाल का एक बड़ा पॉलिटिकल प्रोफाइल है, 3 टर्म में एमएलसी रही है। उनकी बेटी जो है वो खुद महिला आयोग के सदस्य हैं और तमाम बड़े उद्योग से जुड़ी हुई हैं। मेडिकल कॉलेज है, पब्लिक स्कूल है, इसके अलावा कई इंजीनियरिंग कॉलेज की मालिक है सरोजनी अग्रवाल। और ऐसे में उनके घर छापेमारी होना एक बड़ा विषय है। अभी छापेमारी के बाद टीम ने क्या क्या पाया इसकी तो पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है तो उसको देखकर लगता है कि कोई मेडिकल कॉलेज में सीट आवंटन का मामला है, जिसकी शिकायत के बाद ही इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी ठीक है, धन्यवाद निखिल। तो पूर्व एमएलसी के घर पर सीबीआई की रेड, कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। एमबीबीएस की सीटों को लेकर गड़बड़ी का ये मामला है। झांसी में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अनिल वर्मा लूट के गहने लेकर उसे बेचने जा रहा है। पुलिस ने जैसे ही उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से लूट के गहने बरामद किए हैं। आरोपों के मुताबिक 8 लाख के गहने और जमीन को हथियाने को लेकर बहू ने यह खतरनाक प्लानिंग की थी और अपनी बहन के प्रेमी के साथ मिलकर सास की हत्या करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की। हत्यारोपी बहू और उसकी बहन को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना टरौली के टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसी से जाते हुए दिखाई दिया। इसको रोकने का प्रयास किया गया तो रुका नहीं, बल्कि पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर किया। काउंटर अटैक में अनिल वर्मा के पैर में गोली लगी। इसको हिरासत में लिया गया तो इसके पास से जो उस दिन ज्वेलरी ये लोग लेकर के गए थे वो बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है। संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 50,000 रुपए का इनामी बदमाश पकड़ा गया। वो 32 लाख रुपए लूट के मामले में फरार चल रहा था। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपों के मुताबिक उसने पानीपत के रहने वाले धागा व्यापारी के मुनीम से 32 लाख रुपए की लूट की थी। धागा व्यापारी का मुनीम मेरठ से पैसा लेकर हरियाणा के पानीपत वापस लौट रहा था और इसी बीच भारत सरकार लिखी गाड़ी से कुछ अज्ञात बदमाश आए और उसने 32 लाख रुपए की लूट की और फरार हो गए। घायल बदमाश को शामली सीएचसी में भर्ती करवाया गया। घायल शख्स को बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है। इससे पहले पुलिस ने एनकाउंटर के बाद लूटी गई रकम में से 10 लाख रुपए भी बरामद किए थे।
सिमलका बाईपास पे इन्होंने गाड़ाबंदी करी, तो बाईपास से मोटरसाइकिल से निकल कर नीचे आ रहा था और आने के बाद इस तिराहे पे जहां हम लोग खड़े हैं यहाँ पे इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा जब गोली चलाई है तो उसको चोट लगी है, उसको जिला अस्पताल में भेजा गया है, उसकी हालत सामान्य है। इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय सहारनपुर द्वारा घोषित किया गया था। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो बिना नंबर प्लेट की है वो बरामद हुई है। लूट में लूटी गई जो रकम है 2 लाख रुपए इसके पास था, वो बरामद हुआ है। और खबर एटा से नाबालिग से रेप की कोशिश में जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। जांच अधिकारी पर आरोप है कि रिश्वत के तौर पर 6 समोसे लेकर उसने फाइनल रिपोर्ट लगाई, जिसमें आरोपी को क्लीन चिट दे दिया। जांच अधिकारी पर यह भी आरोप है कि मामले में चश्मदीद की गवाही भी उसने नहीं ली थी। पीड़िता के पक्ष में पीड़िता ने आपत्ति दर्ज करवाई, जिसके बाद न्यायालय ने मामले का संज्ञान लिया और फाइनल रिपोर्ट खारिज की है। विशेष न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह राणा की कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट को खारिज किया। साल 2019 में रेप की कोशिश का ये मामला है। मेरे लड़के के साथ छेड़छाड़ बलात्कार हुआ था, कोई सुनवाई नहीं हुई सर। मैं जलेसर गया, कोई सुनवाई नहीं हुई और फिर मैंने मुकदमा डाला एटा कोर्ट से आदेश हुए तो एफआईआर लगा के फिर दोबारा भेज दी। 2 बार तो एफआईआर लगा दी सर। मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली में 20 से ज्यादा रेप के सीरियल रेपिस्ट नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी पुलिसकर्मी बनकर महिलाओं को फंसाता था, नाम बदलकर प्रेम जाल में फंसाकर रेप करता था। आरोपी पर दिल्ली, यूपी, मेघालय समेत कई जगहों पर केस दर्ज हैं। नौशाद ब्लैकमेल कर महिलाओं से लाखों रुपए भी ठग चुका है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी ने खुद को कांस्टेबल राहुल बताया था और उसके बाद महिलाओं को भरोसे में लेता था। तकरीबन 20 महिलाओं को अपनी जाल में फंसा चुका है। नौशाद ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि हिंदू महिलाओं को राहुल और मुस्लिम महिलाओं को नौशाद या अब्दुल के नाम से अपनी पहचान बताता, फिर उनसे दोस्ती करता था। उसके पास 3 नामों की नेम प्लेट भी थी, जिन्हें वो अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता था। वर्दी में अक्सर खुद को उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल बताता, महिलाओं को भरोसे में लेता, फिर नजदीकियां बढ़ाकर संबंध बनाता। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में ये भी सामने आया है कि आरोपी कुछ वक्त पहले संभल के एक पुलिसकर्मी दोस्त के साथ रह रहा था, जो चुनाव ड्यूटी के सिलसिले में मध्य प्रदेश गया हुआ था और इसी दौरान नौशाद ने उसके बैग में रखी पुलिस वर्दी चुरा ली थी और खुद फर्जी कांस्टेबल बन गया। नौशाद त्यागी नाम का एक कांस्टेबल आज गिरफ्त में आया है, जो अपने आप को राहुल त्यागी नाम रख लिया था और एक कांस्टेबल की वर्दी भी उससे बरामद की गई है। उस वर्दी का ये रोब भी गाड़ता था, साथ साथ इसी के आधार पर वो कई महिलाओं से जो है प्रेम जाल में भी फंसाता था। साथ ही साथ इसमें असम, दिल्ली, मेघालय और मैं आपको बता दूं कि ये जो गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर, मथुरा और संभल तथा अपने जनपद मुजफ्फरनगर से भी इसका कनेक्शन प्राप्त हुआ है, जिसमें कई प्रकार की महिलाओं से इसके संपर्क हैं। ऐसे महिलाओं को टारगेट बनाता था कि जो कि महिलाएं या तो पति के बिना रहती थीं या उनका पति की डेथ हो गई है, तो ऐसे महिलाओं को टारगेट करता था। कि पूछताछ से इसने स्वीकार किया कि पिछले दिनों में संभल में जब ये एक दोस्त अपने सिपाही के साथ रह रहा था, तो वो मध्य प्रदेश में कोई चुनाव में गया हुआ था, तो उसकी वर्दी इसके बैग में छूट गई थी, इसके दोस्ती थी, तो उसी वर्दी को, उस सिपाही का नाम भी नौशादी जैसा कि ये बता रहा है, और उस सिपाही को के उस वर्दी को अपने बैग में रखकर फिर उसी से इसके दिमाग में जो खुराफात आई और उस वर्दी को पहन करके फिर इसका दुरुपयोग करना। कितनी महिलाओं को शिकार बना चुका है? जहाँ तक कि पूछताछ से स्वयं स्वीकार किया है कि कम से कम 18 से 20 गर्लफ्रेंड हैं और 10 ऐसी महिलाएं हैं जिनसे इनके शारीरिक संबंध बताया जाता है, खुद ही बता रहा है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।